देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता का संग्राम जारी है। इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की। तो यूपी के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में सभी दलों के 683 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र की सीटें भी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने दागियों को टिकट देने में दोनों हाथ खोले हैं, तो भाजपा और बसपा भी पीछे नहीं रही। धनपतियों की सूची में भाजपा नंबर 1 पर है, तो सपा तीसरे पायदान पर टिकी है। वहीं चुनावी मैदान में कई मंत्री और नामचीन चेहरों के साथ धुरंधर और बाहुबली भी भाग्य आजमा रहे हैं। जनता के कीमती वोट के पिटारे से होने वाली वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तब तय होगा कि यूपी के सिंहासन पर मुख्यमंत्री बनकर कौन बैठेगा। यूपी में होने वाले पहले चरण में कैसी है चुनावी हलचल और क्या है कुछ खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पांच राज्यों के चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है 5 राज्यों में, उसमें जो सबसे बड़ा आकर्षक और सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो राजनीति है केंद्र की वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद ये संदेश गया था जनता के बीच में कि इस बार बदलाव हुआ है तो जरूर इस बार कुछ खास भी होगा। 2017 बीते बीते कब 5 वर्ष हो गए और 2022 आ गया। 2022 में चुनाव फिर से नजदीक है। चुनाव में इस बार की जनता जो है वो बेरोजगारी, शिक्षा और जो उसकी अन्य बुनियादी जरूरतें हैं उस पर ये चुनाव लड़ने की जो कोशिश है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव के दृष्टिगत आखिर जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, राजनीतिक दल जनता को क्या दे रहे हैं, संकल्प पत्रों या घोषणा पत्रों में सभी राजनीतिक पार्टियां क्या चाहती हैं कि वो आखिर क्या देंगी सभी अपनी जनता को। आखिर जनता के बीच में जो बुनियादी जरूरतें हैं वो क्या पूरी कर पाएंगी, क्योंकि रोजगार का जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में वो बहुत अहम है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी है, जिसमें लगभग 12 से 15 करोड़ की ऐसी जनता है जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या उन चीजों पर, और जो बेरोजगार हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है या जिनके पास अपनी बुनियादी जरूरतें ही नहीं है, उनका क्या इस बार निराकरण हो पाएगा, या फिर जो भी राजनीतिक दल इस बार चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के लिए, क्या वो उन बुनियादी और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो जनता को प्रदान कर सकेंगे। इस पर एक अहम नजर डालेंगे अपने खास कार्यक्रम लो आया चुनाव में। देखिए ये खास रिपोर्ट। वेस्ट यूपी में चुनाव का पहला चरण। चुनाव में बदली सी है तस्वीर। वेस्ट यूपी को किसान आंदोलन ने किया उग्र। पहले चरण में जाट मुस्लिम बहुल सीटें। तो फिर सपा ने रालोद से किया गठबंधन। दोनों मुद्दों को लेकर भाजपा है भयभीत। ऐसे में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना के पलायन को हवा देने की छेड़ी मुहिम। दलित वोट के सहारे बहन जी तलाश रही जमीन। AIMIM, आजाद पार्टी और BSP लगा रही है वोटों की दौड़।
विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना खूंटा गाड़ दिया है। इस बार का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, मथुरा, ये कुछ बड़े जिले होंगे जहां पे सभी की नजर होगी। मुजफ्फरनगर और शामली ये वो जगह है जहां से कैराना में पलायन की स्थिति हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की पहली फिजिकल रैली से जहां राजनीति में एक नया उबाल आएगा, तो वहीं जिस तरीके से जेपी नड्डा और अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक डेरा जमाए रखा है, वहीं सपा और रालोद के गठबंधन यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जिस तरीके से वहां की सियासत को और गर्म बना दिया है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इस बार कांग्रेस का हाथ संभाल रखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आगरा में जिस तरीके से सियासत करके एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा प्रदान की है इस बार की राजनीति को, इस बार के चुनाव को। लेकिन इस बार की बात थोड़ी खास इस बात इसलिए होगी क्योंकि वर्चुअल रैलियों के जरिए ही जिस तरीके से सभी संबोधित कर रहे हैं और फिजिकल रैली में भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक रोक लगा दी है कोरोना के दृष्टिगत, जहां पे संयमित भीड़ ही नजर आएगी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ। लेकिन जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, सभी राजनीतिक दलों के पास एक नई चुनौती भी होगी। क्या इस बार की जो राजनीति है, इस बार का जो चुनाव है, जनता किसके पक्ष में आएगी? देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं और 2017 में भाजपा को 109 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली सी है। किसान आंदोलन के कारण सबसे ज्यादा वेस्ट यूपी ही उग्र था। आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश सिंह टिकैत इसी इलाके से हैं। पहले चरण में जाट और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इसी को लेकर सपा ने रालोद के साथ गठबंधन किया और जाट मुस्लिम को एक करने का काम किया। एक ये समीकरण और दूसरा किसान मुद्दा, दोनों को ही लेकर भाजपा भयभीत है। जाट और मुस्लिम समीकरणों को बिखेरने के लिए भाजपा ने मुजफ्फरनगर के दंगों के साथ ही कैराना के पलायन को भी हवा देने की मुहिम छेड़ी है। ऐसा करके वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करने की मंशा है। वैसे मायावती दलित वोटों के सहारे अपनी जमीन को फिर से मजबूत करने में लगी है। मुस्लिम वोटों को लेने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM, चंद्रशेखर की आजाद पार्टी और बसपा भी दौड़ लगा रही है। सपा ने कैराना सीट से विवादास्पद नाहिद हसन को टिकट देकर भाजपा के हाथों मुद्दा थमा दिया। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में सपा गठबंधन ने एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर हिंदू वोटों खासकर जाटों में पैठ बनाने का पत्ता फेंका है। तो भाजपा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना के पलायन के दर्द की याद वोटर्स को बार बार दिलाकर उनके घाव को कुरेद रही है। वैसे तो चुनावों में सियासी दल राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ जमकर बोलते हैं, लेकिन टिकट देते समय भूल जाते हैं। ऐसे में दागियों को टिकट देने में हाथ खोल देते हैं और फिर ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं जिन पर हत्या का प्रयास, अपहरण, दंगे, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पहले चरण में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सपा और बसपा में सबसे ज्यादा दागी है। सपा की सहयोगी रालोद भी कम नहीं है। सपा ने 75% दागियों को मैदान में उतारा है। रालोद ने 59% ऐसे लोग चुनाव में उतारे हैं। तो भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने 51% दागियों को टिकट थमाए हैं। ऐसे में अलग अलग दलों के दागियों की अगर बात करें, दागियों को टिकट देने की रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें सपा नंबर 1 है, तो भाजपा तीसरे पायदान पर है। पहले चरण में 10 दागी टॉप पर है। इस चरण में सपा के 28 प्रत्याशियों में 21 दागी है। रालोद के 29 में से 17 नेता दागी हैं, तो भाजपा के 57 प्रत्याशियों में से 29 दागी उम्मीदवार हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कुल 58 में से 21 प्रत्याशी दागी खड़े किए हैं। बसपा के 56 में से 19 और आम आदमी पार्टी ने 52 में से 8 उम्मीदवार दागी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इससे जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव दागियों के दम पर लड़ा जा रहा है और इसमें सपा सबसे आगे है, तो रालोद और भाजपा आगे पीछे दौड़ रही है।
और जब बात दागियों के दम की जाए तो ये भी जान लेते हैं कि पहले चरण के चुनाव में कौन कौन 10 दागी टॉप पर रहकर चुनावी मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं। पहले चरण के टॉप 10 दागी प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो हस्तिनापुर से समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा तो सिवालखास से भाजपा के मनिंदर पाल 2 बड़े दागी हैं। सरधाना से सपा के अतुल प्रधान और कैराना से सपा के नाहिद हुसैन ने भी इस सूची में जगह बनाई है। इस कड़ी में अलीगढ़ से कांग्रेस के मोहम्मद सलमान इम्तियाज और खैरागढ़ से कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार दागियों में प्रवक्ता से शामिल हैं। साथ ही फतेहपुर सीकरी से भाजपा के बाबूलाल शामिल हैं, तो इसमें 10वें दर्जे पर मेरठ कैंट से भाजपा के अमित अग्रवाल बड़े दागी हैं। चुनाव की शुरुआत से पहले ही इस बार जिस तरीके से सभी दलों ने एक दूसरे के ऊपर ओछी राजनीति और बाहुबली माफियाओं को टिकट देने की जो एक दागदारी वाली स्थिति बनाई थी, उससे इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा था कि सभी पार्टियां दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से बचेंगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, जैसे जैसे टिकटों की हिस्सेदारी बढ़ी, वैसे वैसे माफियाओं की और बाहुबलियों की भी पार्टी के प्रति जो दिलचस्पी थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि पार्टियों को पता है कि जो रसूखदार लोग हैं उनकी अपने क्षेत्रों में ऐसी पकड़ है कि वो जिस पार्टियों के साथ जाएंगे जनता उनके साथ जरूर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जो धन बल से मजबूत थे, तो कुछ अपने बाहुबल के जरिए जनता के बीच में एक अच्छी खासी पैठ रखते हैं। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन किया, उसके बाद जिस तरीके से दूसरे उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंचे और भरी रैलियों में ये इशारा किया कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पे जाट और किसान वोटरों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, ऐसे में स्थिति बनी उन नेताओं को चुनने की जिनकी अपने क्षेत्रों में पकड़ थी। जहां भाजपा ने संगीत सोम और मंत्री सुरेश राणा पे भरोसा जताया और उनको ये एक जिम्मेदारी सौंपी कि उन चेहरों पर नजर बनाइए जिनकी स्थिति भी ऐसी हो जिससे जनता के बीच में ये संदेश भी ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आखिरकार वही चरित्र अपनाया जिसके लिए वो दूसरों पर कटाक्ष करती नजर आती थी। लेकिन अगर नाहिद हसन की बात करें, जिस पर कैराना में पलायन का आरोप लगा था, उन पर समाजवादी पार्टी ने एक टिकट देकर ये जरूर जनता के बीच में संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक या कहें कि ऐसी विचारधारा पेश करती है जनता में कि समाजवादी पार्टी बाहुबली माफियाओं या दागियों के साथ जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बार रालोद यानी जयंत चौधरी का समर्थन है और किसान और जाट ये वो वोटर हैं जो रालोद के साथ सबसे अधिक है। लेकिन फिर भी दिलचस्प बात यह होगी कि बड़े चेहरों के साथ आने के बाद क्या जयंत चौधरी वो कारनामा दिखा पाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी आस लगाए अखिलेश यादव 2017 से बैठे हैं, क्योंकि लगातार बैक टू बैक चुनाव जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हारे हैं, 2022 उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये कहीं बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि 2017 से 22 के बीच में राजनीति की है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, और ऐसे में जनता के बीच में जो एक हिंदुत्ववादी का चेहरा है योगी आदित्यनाथ, उनके लिए यह संदेश देना जरूरी होगा कि 80 और 20% की भागीदारी बताना और 80% को अपने साथ रखना, यह भी एक बड़ी बात होगी और बड़ी दावेदारी होगी जिस पर आखिरी मोहर जनता ही लगाएगी। पहले चरण के चुनाव में जहां दागियों का बोलबाला है, तो वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है। इनमें से 3 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। 100 करोड़ से ज्यादा वाले उम्मीदवार भाजपा, सपा और बसपा के हैं। अमीर प्रत्याशियों में तीसरे नंबर पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव हैं। इसमें बीजेपी के अमित अग्रवाल के पास 148 करोड़ की संपत्ति है, तो वही बसपा के एसके शर्मा के पास 112 करोड़ की संपत्ति है। सपा के राहुल यादव 100 करोड़ के आसामी हैं। इस सिलसिले में बसपा के कैलाश कुमार और राष्ट्र निर्माण पार्टी की एम प्रीति के पास कोई संपत्ति नहीं है। बहरहाल वेस्ट यूपी की 58 सीटों का चुनाव दागियों और धन्ना सेठों के बल पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है। धन्ना सेठ प्रत्याशियों ने संपत्ति का जोर दिखाया तो चुनाव आयोग का डंडा भी चलेगा। लेकिन जनाब, ये वोटर्स हैं, सब जानते हैं दागी
और धन्ना सेठों को अपना कीमती वोट देने से पहले ही मतदाता अपना मन बना चुके हैं। उनके मन की बात का फैसला 10 मार्च को सबके सामने आएगा ही। फिर दिखेगा दागियों का दम या फिर धन्ना सेठों की संपत्ति की चमक। चुनाव से पहले ऐसा लगता था कि इस बार का जो चुनाव है वो अलग होगा, हिंदू मुस्लिम या फिर मजहब और धर्म की राजनीति से परे हटकर इस बार का जो चुनाव होना था वो था बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। लेकिन इस बार फिर उसी ओछी राजनीति ने एक नया रुख ले लिया है, जहां पे आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि ये जो गर्मी है ये भी शांत हो जाएगी, तो उसी पर एक नई हवा उस बयानबाजी को अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने यह कहते हुए दे दिया कि लगता है उनको शरीर का टेम्परेचर नहीं पता है कि शरीर का जो खून है उसका उबाल भी गर्म ही मारता है। लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जिसको राजनीति ने इस बार फिर से धर्म का, जाति का अमली जामा पहना दिया, उसको देखते हुए ये लगता है कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता को जो विकास चाहिए, जनता को बेरोजगारी से निजात चाहिए, जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार चाहिए। लेकिन इस बार का चुनाव फिर से आरोप और प्रत्यारोप से बढ़ता हुआ उसी तरफ जा रहा है जहां पिछले चुनाव जाया करते थे। हालांकि इस बार चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को एक सीमित, संयमित ही रहना है अपनी रैलियों के दौरान। भीड़ भी उतनी ही उमड़नी है जितनी चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए छूट दे रखी है। इन छूट से निकलकर अगर वर्चुअल की जगह फिजिकल रैली होती है तो क्या भीड़ फिर से उसी तरीके से आ पाएगी? क्योंकि अपने पसंदीदा राजनेताओं को देखने की ये जो चाहत है भीड़ के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी या फिर प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी की जनसभाओं में जिस तरीके की भीड़ उमड़ती है, और इस बार प्रियंका गांधी ने भी जो एक नई ताल ठोक दी है और वो कह रही हैं कि लड़की हूं लेकिन लड़ सकती हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी रैलियों के जरिए यह संदेश दे दिया है कि भीड़ और जो एक जाति समीकरण का वोट बैंक उनके साथ था वो आज भी है। लेकिन ये धर्म राजनीति से परे हटकर जनता को जो विकास चाहिए वो कौन सी पार्टी देगी, इस पर जो अंतिम ताल है वो जनता ही ठोकेगी। और ये वोट की चोट जो है बहुत गंभीर परिणाम लाएगी 2022 के चुनाव में। लेकिन जब 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश जरूर ऐसा आएगा कि इस बार का चुनाव जो है वो किस ओर मुड़ता दिख रहा है। लेकिन 10 मार्च का वो दिन होगा जब जनता अपना फैसला दे देगी कि आखिर उसको भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए या फिर इस बार नया बदलाव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज, लखनऊ।